गुड मॉर्निंग एवरीवन। फिर से आपका स्वागत है अंकित के आर्ट यूट्यूब चैनल पे, जहां हम पश्चिमी विचारक को पढ़ रहे थे। हमने 2 विचारक को सफलतापूर्वक कंप्लीट कर लिया है और आई होप उससे आपका क्वेश्चन भी बन रहा होगा। आज के वीडियो में हम मैकियावेली को पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने एंटोनियो ग्राम्सी को खत्म किया था, उससे पहले हन्ना अरेंट को। आज हम मैकियावेली को समझने का प्रयास करेंगे और बस एक बात हमेशा याद रखेंगे कि हम जब भी विचारक पढ़ते हैं उसके एक मूल बिंदु या केंद्रीय पॉइंट को पकड़ते हैं, उसी के इर्द गिर्द उसके सारे विचारों को समझने का प्रयास करते हैं। दिस इज द बेस्ट वे टू स्टडी। ठीक, तो आज मैकियावेली से शुरू करते हैं। मैकियावेली के बारे में थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, क्योंकि इससे सवाल पूछा जाता है बेसिक लेवल पे भी कि मैकियावेली का जन्म कब हुआ। तो मैकियावेली का जन्म 1469 में हुआ, इटली में। इटली में भी कहा? तो इटली के फ्लोरेंस में। मैकियावेली का जन्म 1469 में इटली के फ्लोरेंस में हुआ। इसके अलावा हम याद रखेंगे इनकी कुछ रचनाएं। इनकी 3 रचनाएं सबसे इंपॉर्टेंट है। आप तीनों का नाम याद रखेंगे, उसमें एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, द प्रिंस, पर हम तीनों याद रखेंगे। द प्रिंस पहली रचना। दूसरी डिस्कोर्सेज ऑन लिवी, डिस्कोर्सेज ऑन लिवी। और तीसरी रचना है द आर्ट ऑफ वॉर, द आर्ट ऑफ वॉर। तो मैकियावेली इटली में जन्म लिया 1469, इटली के फ्लोरेंस नगर में। उसके 3 महत्वपूर्ण कृतियां, रचनाएं कह सकते हैं। पहला द आर्ट ऑफ वॉर, दूसरा द प्रिंस और तीसरा डिस्कोर्सेज ऑन लिवी। ये 3 रचनाएं मैकियावेली का मान लीजिए एक तरह का सबसे बड़ा कृति कहा जाता है, और इन 3 से क्वेश्चंस भी आते हैं। अब हमें दरअसल ये तो हुआ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो आपको पता होना चाहिए ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, मतलब एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में ये पूछा जाता है। पर मैकियावेली का जो मूल विचार है, अब उसको समझने का प्रयास करते हैं। मैकियावेली के बारे में एक राजनीतिक शास्त्री जिनका नाम है डनिंग, मैकियावेली के बारे में राजनीतिक शास्त्री डनिंग क्या कहते हैं कि मैकियावेली अपने युग का शिशु है। मैकियावेली अपने युग का शिशु है। मतलब कहने का क्या मतलब है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं इस पे टिप्पणी करने के लिए कि मैकियावेली अपने युग का शिशु है, इस पे टिप्पणी करे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कह रहे हैं कि मैकियावेली अपने युग का शिशु है, इसका मतलब है कि उसके युग में ऐसा कुछ ना कुछ हुआ होगा जिससे उसका विचार प्रभावित होगा। तो अगर आप मैकियावेली के जन्म को याद करें 1469, और कहाँ हुआ? इटली। इटली को कहा जाता है कि पुनर्जागरण का केंद्र है इटली। जैसे भारत में पुनर्जागरण के केंद्र के रूप में हम बंगाल को जानते हैं, वैसे ही दुनिया में पुनर्जागरण का केंद्र कौन था? इटली। इटली में इसका जन्म हो रहा है 1469। इस समय क्या हो रहा था कि पुनर्जागरण का शुरुआत हो रहा था। थोड़ा सा इसको एलेबोरेट करते हैं कि क्यों कहते हैं इसको अपने युग का शिशु। तो नंबर 1 पॉइंट कि पुनर्जागरण का समय था, समझेंगे पुनर्जागरण क्या होता है। दूसरा, वहां धर्म सुधार आंदोलन चल रहे थे, धर्म सुधार आंदोलन चल रहे थे। तीसरा, इटली कई छोटे छोटे प्रांतों में विभक्त था, जिसको लेके आप बाद में देखते भी है कि इटली के एकीकरण का प्रयास किया गया है ना। गैरिबाल्डी, मेजिनी, इन सब का आप नाम सुने होंगे विश्व इतिहास पढ़ते हुए। तो तीसरा हुआ कि इटली कई छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था। अब यहां से अगर आप इटली के इस घटना को देखेंगे कि इटली कई छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था और मैकियावेली के बारे में कहा जा रहा है कि अपने युग का शिशु है, तो आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि इसका मतलब कि मैकियावेली के विचारों में कुछ ऐसा जरूर दिखेगा जिससे वो इटली को शक्तिशाली और एकीकृत करने का प्रयास करेगा। मैकियावेली का उद्देश्य क्या है, उसके विचारों का उद्देश्य क्या है? तो इटली को एकीकृत करना, इटली का एकीकरण करना, और दूसरा इटली को शक्तिशाली राष्ट्र बनाना, शक्तिशाली राष्ट्र बनाना। माओ त्से तुंग कहते हैं कि शक्ति बंदूक की नली से निकलती है। इसका मतलब कि शक्ति असल में हिंसा से ही आ सकता है।
मैकियावेली के विचारों में आपको खूब हिंसा दिखेगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है इसको समझना है। मैकियावेली का जब हम आलोचना करेंगे तो आलोचना के तो बिंदु मिल ही जाएंगे, पर समझना है कि प्रत्येक व्यक्ति, देखिए मैकियावेली के बारे में ये कथन प्रसिद्ध है कि मैकियावेली अपने युग का शिशु है, लेकिन मेरा मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों का ही परिणाम होता है, उसका विचार सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों से बनता है, जैसा कि मार्क्स भी कहते हैं। जबकि हिगेल क्या कह रहे थे, हिगेल का कहना है कि नहीं, हमारे मानसिक स्थिति से, हमारे चेतना से भौतिक और सामाजिक आर्थिक स्थिति परिवर्तित होती है, बदलती है। मेरा मानना है कि ठीक है, कह सकते हैं कि चेतना से कुछ तो प्रभाव पड़ता ही है, पर आपका जो सर्कल है, आपका जो एरिया है, जो समाज है, ज्यादा चांस है कि आप वैसे ही होंगे। जैसे आपके दोस्त को देख के अंदाज लगाया जा सकता है कि आप कैसे होंगे, आपके समाज को देख के आपके विचारों के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है ठीक ठाक। इसीलिए कहते हैं योर सर्कल सेट्स योर स्टैंडर्ड, कि आपका सर्कल, आपका ग्रुप, आपका एरिया आपके विचार को प्रभावित करता है, आपका पीयर ग्रुप आपके मनोविज्ञान को समझता है, उसी अनुरूप आप व्यवहार करते हैं। तो मैकियावेली का विचार उस समय के वर्तमान या तत्कालीन इटली के संदर्भ में जो समस्याएं आ रही थी उससे प्रभावित नजर आता है। अब इटली छोटे छोटे कई राज्यों में विभक्त था, इटली का एकीकरण करना जरूरी था। अब मैकियावेली दार्शनिक है ना, विचारक है, विचारक हथियार लेके मैदान में नहीं उतरता, बल्कि वो कलम के माध्यम से क्रांति लाता है। तो ये विचार दे रहे हैं और ऐसा ऐसा विचार दिए जिससे इटली का एकीकरण करने में और उसको शक्तिशाली बनाने में सहायता मिले। तो अगर आप जब भी चाहे मैकियावेली के राज्य का आप अध्ययन करें कि राज्य कैसा मैकियावेली चाहता है, मैकियावेली शासक के बारे में क्या कहता है, तो उसके लिए ये 2 पॉइंट आपके दिमाग में अगर रह गए तो आप आंसर निकाल लेंगे कि उसका उद्देश्य एकीकरण करना इटली का और शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण करना। अब वो राज्य कैसा चाहेगा, क्या राज्य ऐसा चाहेगा जो पावरफुल ना हो, बिल्कुल नहीं, वो चाहेगा कि राज्य बहुत पावरफुल हो। वो कैसा शासक चाहेगा कि शासक कमजोर हो, नहीं, वो कहता है कि शासक का एकमात्र उद्देश्य राष्ट्र को शक्तिशाली बनाना होना चाहिए। शासक का एकमात्र उद्देश्य, एकमात्र कर्तव्य क्या है, राज्य को शक्तिशाली बनाना। कहां से विचार निकल के आ रहे हैं, यहां से। इसीलिए डनिंग ने इनको कहा कि अपने युग का शिशु है। दूसरा, पुनर्जागरण का समय था। पुनर्जागरण क्या होता है, पुनर्जागरण का मतलब हुआ उस समय के 15वीं 17वीं सदी के आसपास क्या चल रहा था, 15वीं 16वीं सदी में, कि पुनर्जागरण का मतलब हुआ कि हम तर्क को अब महत्व देना शुरू किए, कि हम तर्क पे आधारित बात करेंगे। दूसरा, अंधविश्वास का त्याग करेंगे, अंधविश्वास का त्याग कर देंगे। तीसरा, मानववाद को बढ़ावा देना। मानववाद क्या हुआ कि मानव को, देखिए हम पारलौकिक सत्ता पे ज्यादा भरोसा करते हैं, जबकि मानव को कभी कभी अनदेखा कर देते हैं, मानव की समस्याओं को अनदेखा कर देते हैं। तो जब पुनर्जागरण शुरू हुआ तो पुनर्जागरण का मुख्य बल यही था कि हम मानव केंद्रित विचार का समर्थन करेंगे, हम मानव के अधिकारों की बात करेंगे, मानव के स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, है ना, इसकी बात करेंगे। तो पुनर्जागरण का ये मतलब हुआ। दूसरा, धर्म सुधार आंदोलन। देखिए मैकियावेली कहता है कि किसी भी व्यक्ति से धर्म का नाम लेकर आप किसी भी तरह का आज्ञा पालन करवा सकते हैं। धर्म, इसलिए मार्क्स धर्म को अफीम बताते हैं। मैकियावेली भी कहता है कि भाई धर्म का प्रयोग करो, शासक को धार्मिक नहीं होना चाहिए। मैकियावेली का कथन है कि एक शासक को उदार मतलब उदार व्यक्ति दिखना चाहिए, सहिष्णुता वाला व्यक्ति दिखना चाहिए, लेकिन शासक को धार्मिक दिखना चाहिए पर होना नहीं चाहिए। एक शासक धर्म का प्रयोग व्यक्ति के आध्यात्मिक उत्थान के लिए नहीं, बल्कि राज्य को शक्तिशाली बनाने के लिए करे। इसका मतलब है कि धर्म को मैकियावेली के हिसाब से साधन माना गया है। साध्य उसका अंतिम क्या है, राष्ट्र को, राज्य को शक्तिशाली बनाना। धर्म उसके लिए बस साधन है कि धर्म का प्रयोग करके, धर्म का इस्तेमाल करके आप अपने सत्ता को, अपने शक्ति को मजबूत करने का प्रयास करें। क्यों? क्योंकि धर्म के मामले में लोग सवाल नहीं पूछते। दुनिया में ऐसे आपको बहुत सारे धर्म दिखेंगे जो सवाल पूछने का के लिए मना ही करते हैं, बोलते हैं सवाल मत पूछो, है ना। धर्म क्या करता है कि चाहता है कि आप उसकी बातों को फॉलो करें, आप अपने तर्क के हिसाब से ना सोचे क्या सही है गलत है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि कोई विचार चलता रहे, वो उस समय की परिस्थिति के हिसाब से सही था, पर आज की परिस्थिति के हिसाब से हो सकता है कि वो गलत हो जाए। तो धर्म को इतना लचीला होना चाहिए कि वो परिवर्तन को अडॉप्ट कर पाए, परिवर्तन के हिसाब से चल पाए, समाज में होने वाले परिवर्तन को समझ सके और उसके हिसाब से विचारों में बदलाव आए। पर मैकियावेली कह रहा है ना,
मतलब जनता इतना सोच ही नहीं सकता, तो शासक को क्या करना है, द प्रिंस, अभी बुक का नाम होता है द प्रिंस में वो शासक के लिए कार्य बता रहा है, राज्य को शक्तिशाली कैसे बनाना है वो बता रहा है, धर्म का इस्तेमाल करो। जबकि महात्मा गांधी कह रहे हैं धर्म विहीन राजनीति मृत देह के समान है जिसे जला देना चाहिए। महात्मा गांधी कह रहे हैं राजनीति में धर्म होना चाहिए, पर यहाँ समझने की बात है, यहाँ महात्मा गांधी का धर्म का मतलब ये नहीं है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, नहीं, वो धर्म का मतलब कर्तव्य बताते हैं। कहते हैं ऐसी राजनीति करो जो कर्तव्य पर आधारित हो, राजनेता का कर्तव्य होना चाहिए समाज का भलाई करना। हन्ना अरेंट का अगर आपको विचार याद हो राज्य के विषय में, तो वो भी यही कह रहे हैं कि राजनीति का उद्देश्य क्या है, समुदाय का निर्माण करना, सार्वजनिक भलाई करना। महात्मा गांधी भी यही कह रहे हैं, सार्वजनिक भलाई करना राजनीति का उद्देश्य होना चाहिए। तो यहाँ धर्म का मतलब महात्मा गांधी कर्तव्य को बता रहे हैं, तो कर्तव्य विहीन राजनीति मृतदेह के समान है। क्लियर हुआ। जबकि मैकियावेली धर्म वही उसी अर्थ में ले रहा है, ईसाई सिख है ना, पारसी यहूदी मुस्लिम, इनके बारे में कह रहा है, और इनका इस्तेमाल केवल और केवल अपने हितों की रक्षा के लिए, शासक को शक्तिशाली बनाने के लिए किया जाना चाहिए। तो धर्म सुधार आंदोलन चल रहे थे, धर्म में आने वाली कुरीतियां, धर्म में आने वाली बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया जा रहा था। इसीलिए डनिंग ने मैकियावेली को क्या कहा, अपने युग का शिशु कहा। अगर आप ये समझ गए अपने युग का शिशु क्यों कहा, 3 पॉइंट आपको याद है, तो आप इसका आंसर लिख लेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगले विचार को समझते हैं। मैकियावेली एक विचार देता है जिस विचार को कहते हैं सार्वभौमिक अहमवाद। क्या होता है सार्वभौमिक अहमवाद? यहां आपको मैकियावेली में थॉमस हॉब्स नजर आएंगे। सार्वभौमिक अहमवाद का क्या मतलब है कि सार्वभौमिक रूप में पूरे दुनिया में मानव आपको स्वार्थी, लालची, पापी, निकृष्ट, घृणित, जो भी आप समझिए जितना बेकार चीज है, मानव आपको वैसा दिखेगा कि मानव सार्वभौमिक रूप में स्वार्थी और लालची है। स्वार्थी और लालची है कि मानव को किसी के भलाई से कोई लेना देना नहीं है, नैतिकता से मानव का कोई संबंध नहीं है, आदर्श बातें मानव नहीं मानता, वो केवल और केवल किसको प्राथमिकता देता है, अपने स्वार्थ को, अपने लालच को, अपने हितों को। तो मैकियावेली कहते हैं कि दरअसल मानव चाहता है अधिक से अधिक संपत्ति अर्जित करना। क्या अर्जित करना? संपत्ति अर्जित करना। और अधिक से अधिक संपत्ति अर्जित करने के लिए ही वो अनेक तरह की गतिविधियां करता है। समझ आ रहा है? मानव के विषय में यहां से आप आलोचना के बिंदु भी निकाल सकते हैं। पहला वो था जो धर्म सुधार की, धर्म को आप हथियार बनाइए, है ना, इंसान को, नेता को धार्मिक दिखना चाहिए पर धार्मिक होना नहीं चाहिए। ये उसका एक क्रिटिसिज्म का भी पॉइंट हो जाएगा कि आलोचना की धर्म को इतना संकीर्ण अर्थ में लेना और केवल अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए कार्य करना, ये मैकियावेली का थोड़ा सा आलोचना किया जा सकता है। दूसरा यहाँ भी कर सकते हैं कि मानव को एकांगी दिखा रहे हैं। मैकियावेली कह रहे हैं कि नहीं, मानव केवल और केवल स्वार्थी और लालची होता है, जिसका मूल उद्देश्य होता है अधिक से अधिक संपत्तियों का अर्जित करना। मैकियावेली का कथन है कि एक इंसान अपने पिता के हत्यारे को भूल सकता है किंतु अपने संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले को नहीं। अब ये विचार पढ़ के दरअसल ये साबित हो रहा है कि मैकियावेली संपत्ति अर्जन को प्राथमिकता देते हैं, महत्व देते हैं, और उनका मानना है कि मानव मूलतः क्या होता है, स्वार्थी और संपत्ति अर्जित करना चाहता है, जबकि ऐसा है नहीं। अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ के सोचे कि क्या मानव केवल स्वार्थी होता है, केवल लालची होता है? थॉमस हॉब्स का भी विचार आपको उस दिन समझा रहे थे कि कह रहा था कि आत्मरक्षा सबसे बड़ा उद्देश्य है। तो हमने सवाल पूछा था कि तो कोई व्यक्ति बताइए मतलब सुसाइड क्यों करता है, तो उसका जवाब थॉमस हॉब्स दे नहीं पाते। वैसे ही ये कह रहे हैं कि मानव मूलतः स्वार्थी और लालची होता है। तो वर्तमान में भी हम देखते हैं रतन टाटा या फिर बिल गेट्स, ऐसे ऐसे लोग अपने संपत्ति का कितना सारा हिस्सा डोनेट कर दिए। आज भी अगर आप थोड़ा सा इकोनॉमिक्स पढ़ते होंगे तो उसमें एक कंसेप्ट आता है CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कहते हैं कि कोई भी कंपनी है उसका दायित्व होगा कि अपने आय का लगभग शायद 2.5% हिस्सा मतलब समाज के भलाई के लिए कार्य करेगा, उसमें योगदान देगा। यहाँ आप कह सकते हैं कि ये तो सरकार द्वारा नियम ही बना दिया गया है, बाध्यकारी इसलिए करते हैं, पर नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दान कर रहे हैं, अपने संपत्तियों का दान कर रहे हैं। तो क्या ऐसे में ये कहना कि मानव केवल स्वार्थी और लालची होता है उचित है? नहीं।
लेकिन फिर भी मैकियावेली का विचार है, जब आलोचना करने को आएगा तब हम ये लिखेंगे। मैकियावेली का मूल विचार यही है कि मानव स्वार्थी होता है, लालची होता है। एक राजा को, एक शासक का प्रथम कर्तव्य होना चाहिए राज्य को शक्तिशाली बनाना, इसके लिए उसको जो भी करना पड़े करे। वो कह रहा है कि शासक में ना 2 गुण होने चाहिए। अब 2 गुण कौन से होने चाहिए? तो देखो, आप अगर शासक बनना चाहते हैं या कोई भी शासक है, प्रिंस है, तो उसमें 2 गुण होना चाहिए। एक शेर का गुण, पहला गुण शेर का, दूसरा लोमड़ी का। ये कहना क्या चाहते हैं कि शासक में शेर का गुण होना चाहिए और लोमड़ी का गुण होना चाहिए? थोड़ा समझे। शेर किस चीज का प्रतीक है? साहस। शेर को जंगल का राजा कहा जाता है, जबकि शेर से बड़े बड़े प्राणी, हाथी, जिराफ, है ना, गेंडा, सब रहते हैं जंगल में। फिर भी जंगल का राजा शेर क्यों है? क्योंकि शेर साहसी है। शेर डरता नहीं है किसी भी जानवर से। अगर उसको भूख लगा है, शेर दिन भर सोएगा, रात भर सोएगा, पर एक बार जब उसको अगर भूख लग गया और निकल गया वो शिकार के तलाश में, तो तब तक वापस नहीं लौटेगा जब तक शिकार कर ना ले, चाहे उसके सामने कोई भी जानवर खड़ा हो। डरता नहीं है, इतना साहसी होता है, इसीलिए जंगल का राजा है। तो शेर साहसी होता है, तो एक शासक में साहस होना चाहिए, लड़ने का सामर्थ्य होना चाहिए। क्यों? क्योंकि शासक में को हमेशा देखा जाता है कि राज्य में कुछ ना कुछ हिंसा होती रहती है ना। कभी कभी शासक के खिलाफ ही विद्रोह हो जाता है, कोई ना कोई आंदोलन होते रहता है। अब अगर ऐसे में शासक साहसी नहीं होगा तो राज्य में अस्थिरता आ जाएगी, राज्य में एक तरह का भूचाल आ जाएगा और शासक सत्ता संभाल नहीं पाएगा, उसको सत्ता छोड़ के भागना पड़ेगा। जैसे श्रीलंका में कोरोना काल के समय आर्थिक स्थिति खराब हुई, आर्थिक संकट आया, वहां का राष्ट्रपति श्रीलंका छोड़ के भाग गया। अभी बांग्लादेश में शेख हसीना जब प्रधानमंत्री थी, बांग्लादेश में वैसे ही आंदोलन किया जाने लगा, छात्र का प्रदर्शन होने लगा, शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ के भागना पड़ा। क्यों? साहस का अभाव। क्योंकि उग्र भीड़ के आगे चलना, जिसको मॉब लिंचिंग कहते हैं, भीड़ क्या करता है ना, एक कहावत है कि भीड़ साहस देता है और पहचान छीन लेता है। अगर हम भी भीड़ में रहते हैं ना, तो एक हिम्मत आता है कि चलो सब वही कर रहे हैं ना, पर उसमें आपका कोई वर्चस्व रह नहीं जाता, आपका कोई क्या कहते हैं हित नहीं रह जाता, आपका अपना पहचान नहीं रह जाता। तो कह रहे हैं मैकियावेली कि शासक में 2 गुण होने चाहिए। पहला शेर का गुण, जो क्या दर्शाता है? साहस। क्यों होना चाहिए? क्योंकि राज्य में हमेशा हिंसा, विद्रोह, आंदोलन, क्रांति कभी शासक के विरोध ही चलने लगे। दूसरा लोमड़ी, लोमड़ी का गुण क्यों होना चाहिए? चालाकी। लोमड़ी बहुत चालाक होता है। अब चालाकी क्यों चाहिए? क्योंकि शासक को ना सत्ता से विस्थापित करने के लिए क्या होता है, गुटबंदी चलता है। गुटबंदी या इसी को गुटबाजी कहते हैं, कि शासक के मंत्रिमंडल में ही रोज लोग आपस में गुट बना लेंगे और ये प्लान करने लगते हैं कि इसको गद्दी से कैसे हटाया जाए। जैसे अगर आपको याद दिलाए थोड़ा सा भारतीय इतिहास में, अगर आपको पलासी का युद्ध याद हो या आपने पढ़ा हो, तो उसमें मीर जाफर को गद्दी से हटाने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया, उसके सेनापति सिराजुद्दौला को गद्दी से हटाने के लिए सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर को अपने साथ मिला लिया, उसको गद्दी का, सत्ता का नशा दिया है ना, लालच दिया। तो क्या किया, मीर जाफर जैसे लोग, सेनापति उसका है ना, ये सब मिलके क्या किए, शासक के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिए। और पलासी के युद्ध में आप जानते हैं कि सिराजुद्दौला के पराजय हुआ, उसको भागना पड़ा, बाद में मीर जाफर का पुत्र उसको मार दिया। तो ऐसे गुटबंदी का पता कैसे लगाएगा शासक? अगर शासक सीधा हुआ, उसमें लोमड़ी जैसा चालाकी नहीं हुआ, बुद्धि नहीं हुआ, तो वो अपने राज्य में चलने वाले गुटबंदी को पता नहीं कर पाएगा। इसलिए शासक में ये दोनों गुण अनिवार्य है। अब ये दोनों गुण मिलके करेंगे क्या? फिर लौटते हैं मैकियावेली के विचार में, एक स्थिर और शक्तिशाली राज्य का निर्माण, जो कि मैकियावेली का ध्येय है, उद्देश्य है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा मैकियावेली। आप क्वेश्चन बना के देखिएगा, अगर ना बने तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।